तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4.2 को। इससे पहले इस एक्सरसाइज के 2 लेक्चर हो चुके हैं, उनको ज़रूर समझ लीजिएगा, उसके बाद ही इसको समझना शुरू करिएगा। तो ये है एक्सरसाइज 4.2 का लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले हम अपने सवाल को समझेंगे कि सवाल क्या है। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 8 to 14 शो दैट दिस। मतलब ये सवालों को हमें प्रूव करना है किसका इस्तेमाल करके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 1 to 6। ठीक है, अब ये जो हम सवाल कर रहे हैं 8 से लेकर 14 तक, इनमें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके करना है सॉल्व। तो जो हमने 1 से लेकर 7 तक के सवाल किए थे पिछले लेक्चर में, उनमें और इन सवालों में डिफरेंस क्या है। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कहीं भी वो वर्ड नहीं लिखा हुआ है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, विदाउट एक्सपेंडिंग, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब हम 1 से लेकर 7 तक के सवाल कर रहे थे तो वहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें ये वर्ड लिखा हुआ था कि विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब एक्सपेंड नहीं करना है। इसका मतलब इस बार हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ लगाने के साथ साथ जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 से 7 तक के जो सवाल थे उनमें और 8 से लेकर 14 तक के जो आज करेंगे उनमें क्या डिफरेंस है कि इस बार हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉपर्टी लगाने के साथ साथ एक्सपेंड भी किया जा सकता है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट हैं और दोनों करीब करीब एक जैसे ही हैं। ठीक है, बस सेकंड पार्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो जिस तरीके से मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करूँगा बिल्कुल वैसे ही आप फर्स्ट पार्ट को खुद से सॉल्व करेंगे। तो ये वाला मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, डू योर सेल्फ, और ये सेकंड वाला जो है अभी करके मैं आपको दिखाता हूँ। हर एक सवाल को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि सवालों को करते समय बहुत सारी बारीक चीज़ें आपको समझाई जाएंगी जो शायद आप खुद से ना समझ पाएँ और शायद उनकी वजह से आपकी गलती हो जाए एग्ज़ाम में। तो मैं मैं सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान से ज़रा इसको समझिएगा। तो सेकंड पार्ट में इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके ये सब चीज़ें लानी है। देखो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ठीक है, तो अगर हम कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस करेंगे तो a माइनस बी मिल जाएगा। इसी तरह से कॉलम 2 में से कॉलम 3 को माइनस करेंगे तो b माइनस सी भी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे कुछ गड़बड़ियाँ कर सकते हैं, उन्हें लगेगा कि वो ठीक कर रहे हैं लेकिन उनसे एक गलती हो सकती है। वही गलती मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ कि क्या हो सकती है। तो मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ यहाँ पे, C1 चेंज टू C1 माइनस C3। ठीक, और C2 चेंज टू C2 माइनस C3। मैं यहाँ पे 2 कॉलम बदलने वाला हूँ, C1 को और C2 को, इसको और इसको। ठीक है, तो C1 में से सीधे मैं किसको माइनस कर रहा हूँ, C3 को, और जब C2 को चेंज करूँगा तो C2 में से भी किसको माइनस कर रहा हूँ, C3 को। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं, उसके बारे में मैं तुम्हें समझाऊंगा अच्छी तरह से। अभी पहले जरा ऑपरेशन लगा दूँ। तो C1 को चेंज कर रहे हैं C1 में से C2 को माइनस करके, तो 1 में से 1 गया तो 0, C1 में से C3 माइनस कर रहे थे तो 1 में से 1 गया 0, A में से C गया तो A माइनस C, और A क्यूब माइनस C क्यूब। ठीक है, अच्छा अब C2 को चेंज करेंगे, 1 में से 1 गया 0, C2 को कैसे चेंज किया जा रहा है, C2 माइनस C3, B माइनस C, और B क्यूब माइनस C क्यूब। ठीक है, और लास्ट वाले में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर बच्चे क्या गलती कर सकते हैं उसको समझ लीजिए। कुछ बच्चे ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, C1 चेंज टू C1 माइनस C2 और C2 चेंज टू C2 माइनस C3। ठीक है, अब क्या है कि जब ये, क्योंकि इसमें कुछ उनको गलत नहीं लगेगा, वो सोचेंगे कि C1 में C2 माइनस करेंगे तो A माइनस बी मिलेगा। ठीक है, और C2 में C3 माइनस करेंगे तो B माइनस सी मिलेगा, और दोनों ही हमें चाहिए भी। लेकिन यहाँ पे जो गलती हो सकती है उनसे वो ये है कि C2 वाला जो कॉलम है वो अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं जो कि नहीं किया जा सकता। आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी, उसे मैं आपको दोबारा से याद दिलाता हूँ। तो जो प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई थी वो ये थी कि प्रॉपर्टी नंबर 6 थी
कि एक रो में दूसरी रो को ऐड किया जा सकता है किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके, ऐसा ही हम एक कॉलम में भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये देखिए ये क्या लिखा था कि इफ मोर देन वन ऑपरेशन लाइक दिस इज डन इन वन स्टेप, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट a row that is affected in one operation should not be used in other operation। तो ऐसी रो जो अफेक्ट हो रही होगी किसी ऑपरेशन में, उसे आप दूसरे ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस चीज़ से हमें बचना होगा, इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारा ये जो सवाल था, ये वाला ऑपरेशन ठीक है, इसमें ये जो C3 है ये इफेक्ट नहीं हो रही है, C1 इफेक्ट हो रही है, C2 इफेक्ट हो रहा है, तो इसलिए ये ऑपरेशन सही है। लेकिन अगर इसको यूज़ करते हैं तो C1 में जैसे हमने C2 का इस्तेमाल किया है, लेकिन C2 वाला जो कॉलम है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, इसलिए ये वाला ऑपरेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलती हो सकती है बड़ी। चलिए अब इस सवाल को अगले पेज पर ले चलते हैं। तो अगले पेज पर मैंने इसको लिख दिया, ये जो हमें मिला था पिछले पेज पर, ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये जो चीज़ें मिली थी इनको मैंने अगले पेज पर लिख दिया है, ठीक है। अब आगे क्या होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों जगह पे ये वाला फार्मूला लगेगा। तो ये फार्मूले वैसे तो आपको याद ही होंगे, लेकिन मैंने साइड में लिख दिए हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या फार्मूला होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूले 9th क्लास में सबसे पहली बार सिखाए जाते हैं और उसके बाद ये लगातार इस्तेमाल होते रहते हैं। तो इनको जिन्होंने याद नहीं कर रखा है याद कर लीजिए अच्छी तरह से। तो इन फार्मूलों को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, 0 0 1, थोड़ा दूर लिखता हूँ, a माइनस सी, बी माइनस सी और c, ठीक है। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब जब यहाँ पे लगाएंगे तो आएगा, इधर आएगा a माइनस सी और a स्क्वायर प्लस ए सी और प्लस सी स्क्वायर। तो ये काफ़ी लेंथी हो सकता है, ये तो यहीं तक ही आ गया। इसके नीचे अब दूसरा वाला लिखते हैं, b माइनस सी और बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और सबसे लास्ट में सी क्यूब है। तो मुझे इसका थोड़ा आइडिया नहीं था, ये चीज़ यहाँ पे आपको लिखनी होगी, अभी लिख देता हूँ, चलो ठीक है, इसको काट देते हैं, ठीक है। तो हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पे लगाया और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पे भी लगा दिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि कॉलम 1 में से a माइनस सी कॉमन आ सकता है, कॉलम 2 में से b माइनस सी कॉमन आ सकता है। तो ले लेते हैं कॉमन, लिख देंगे यहाँ पे टेकिंग कॉमन a माइनस सी फ्रॉम C1 एंड b माइनस सी फ्रॉम C2। तो कॉमन निकालते हैं, a माइनस सी आ गया और b माइनस सी कॉमन आ गया, ठीक है। अब बचा क्या, 0 1, ये कॉमन चला गया, ये रह गया ए स्क्वायर प्लस ए सी और प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इधर से 0, बी माइनस सी कॉमन चला गया, उसकी जगह 1 बचेगा। यहाँ से भी बी माइनस सी कॉमन चला गया, बचेगा क्या, बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। 1 सी और सी क्यू। इन सवालों की बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी होगी, तभी ये सवाल आपको करने आएंगे। और दूसरा, छोटी छोटी चीज़ें जो जैसे मैंने अभी समझाई थी, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो सवाल मैं समझाता हूँ उन्हें बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, पूरी वीडियो में कहीं भी कुछ भी स्किप नहीं करना चाहिए, सब कुछ ध्यान से देखना चाहिए और जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे सामने ये सवाल अब लेके चलते हैं अगले पेज पर। अब क्या है कि डिटर्मिनेंट के सवाल सॉल्व करते समय हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की भी रहती है। तो देखो, अगर हम इस कॉलम में से इसको माइनस करते हैं तो 1 में से 1 जाके यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो ऐसा भी करके देख लेते हैं। C1 चेंज टू C1 माइनस C2। तो बाहर है a माइनस सी, बी माइनस सी और 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। अब इसमें से ये माइनस करके क्या बचेगा, इसके लिए रफ में आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी और माइनस सी स्क्वायर। इसके साइन तो चेंज हो ही जाएंगे ना जब माइनस करेंगे, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए सी और माइनस बी सी, ये सब बचेगा, ठीक है। एक और चीज़ है, यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है।
और यहाँ पर सी कॉमन आ जाएगा, तो सी कॉमन आने के बाद अंदर बचेगा ए माइनस बी। अब पूरे में से देखो ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा ए प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, तो यानी कि इसमें से इसको माइनस करके फाइनली हमारे पास ये बचेगा। तो मैं इसे यहाँ लिखने जा रहा हूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी प्लस सी। तो आप इस तरह से रफ में कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, अच्छा, और तो हमें कहीं कुछ माइनस करने से फ़ायदा होगा नहीं कि अगर हम इसमें से इसको माइनस करते कोई ज़ीरो वगैरह नहीं मिलने वाली, ना ही कोई दूसरा फ़ायदा मिलेगा। तो इनको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 0 1 और बी स्क्वायर बी सी और सी स्क्वायर 1 सी और सी क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि इस वाले कॉलम में से हम a माइनस बी कॉमन निकाल सकते हैं। वैसे भी हमें जो प्रूव करना है ना उसमें a माइनस बी की ज़रूरत भी है, तो उसको निकाल लेते हैं बाहर। तो लिख देते हैं यहाँ पे, चलो बाद में लिख देंगे a माइनस सी बी माइनस सी, तो पहले से ही बाहर है, a माइनस बी भी क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब अंदर क्या रह जाएगा 0 0 a प्लस बी प्लस सी 0 1 बी स्क्वायर बी सी और सी स्क्वायर 1 सी और सी क्यूब। ठीक है, इधर साइड में लिख देता हूँ टेकिंग कॉमन क्या a माइनस बी फ्रॉम C1। ठीक है, तो C1 में से हमने a माइनस बी जो है वो कॉमन निकाल लिया है। अभी हम क्या कर सकते हैं ना, इस कॉलम से C1 से a प्लस बी प्लस सी को भी कॉमन निकाल सकते हैं। हमें बल्कि इसी स्टेप में दोनों को एक साथ कॉमन लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, a प्लस बी प्लस सी यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। तो a माइनस सी बी माइनस सी और a माइनस बी के साथ में a प्लस बी प्लस सी भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर क्या बचेगा वो ज़रा देखिएगा ध्यान से, 0 0 और 1, यहाँ पे 1 बचेगा, 0 1 बी स्क्वायर बी सी और सी स्क्वायर 1 सी और सी क्यूब। ठीक है, तो इस बार क्या कॉमन लिया है यहाँ पे साइड में लिख देंगे टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम, कहाँ से कॉमन लिया है, C1 से। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ ही कॉमन हम यहाँ पे ले सकते थे, उससे हमारा एक स्टेप बच जाता। चलो खैर कोई बात नहीं, फिलहाल ये है। तो इस पेज पे जो हमने किया एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एक तो हमने इसमें से इसको माइनस करा ताकि यहाँ पे क्या बन जाए, 0 बन जाए। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करके यहाँ तो 0 बन गई, और जब यहाँ से ये माइनस हुआ तो इन चीज़ों को हमने रफ में किया तो हमें मिला a माइनस बी ए प्लस बी प्लस सी, उसको लिख दिया। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है ना उसमें ये भी है और ये भी है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जो प्रूव करना है हमें। देखो हमें जो प्रूव करना है उसमें a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी सब कुछ है। तो a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए हम इसका बना ही देंगे, a प्लस बी प्लस सी ये रहा। ठीक है, तो इसलिए इस पूरे को यहाँ से कॉमन लेना ठीक रहता। तो मैं भूल गया था, तो पहले मैंने a माइनस बी कॉमन लिया, फिर अगले स्टेप में a प्लस बी प्लस सी को भी कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इस सवाल का आखिरी स्टेप बचा हुआ है। तो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो सब तो आ चुकी हैं बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ करने के लिए बचा भी नहीं है, तो अब हम इसको एक्सपेंड ही कर देते हैं। वैसे भी जो हमें सवाल लिखा है उसमें विदाउट एक्सपेंडिंग कहीं नहीं लिखा, तो अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एलिमेंट है 1, इसके अलोंग हम इसको अगले पेज पर एक्सपेंड करते हैं। तो अगले पेज पर मैंने उसको लिख दिया है और हम एक्सपेंड कर रहे हैं किसके अलोंग, R1 के। वैसे हम C1 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी 2 0 हैं और उधर भी 2 0 हैं। ठीक है, तो दोनों में से किसी के भी अलोंग एक्सपेंड किया जा सकता है। एक और बात है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि कभी आप रो ले लेते हैं, कभी आप कॉलम ले लेते हैं। तो क्या है कि जिन्होंने मैट्रिक्स पढ़ रखा है ध्यान से, तो मैट्रिक्स में ये बताया गया था कि अगर आप एक बार कॉलम के ऑपरेशन शुरू करते हैं तो एंड तक कॉलम के ही ऑपरेशन लगाते रहेंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कॉलम के ऑपरेशन लगा रहे हैं और बीच में आपको लगता है कि रो के ऑपरेशन लगाना सही रहेगा, तो आप रो के ऑपरेशन भी वहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब जैसे हमारा ये सवाल चल रहा था, अभी हम इसमें पीछे तक कॉलम के ऑपरेशन लगा रहे थे, अब एंड में एक्सपेंड कर रहे हैं किसके अलोंग, रो के अलोंग। तो डिटर्मिनेंट में ऐसा कर सकते हैं, बीच में ही चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अगर कॉलम के ऑपरेशन लगा रहे हैं तो बाद में रो के ऑपरेशन भी उसमें लगाए जा सकते हैं।
मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में अगर कॉलम के चल रहे हैं तो कॉलम के ही चलते रहेंगे, और रो के चल रहे हैं तो रो के ही चलते रहेंगे। तो R1 के अलोंग एक्सपेंड करने हम जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बाहर की चीज़ें एज इट इज़ हैं, a माइनस सी, b माइनस सी, a माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उसका एलिमेंट 1 है जिसके अलोंग हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिखेंगे, रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, ये वाला बचेगा क्या, 0 1 1 और ये बी स्क्वायर बी सी और सी स्क्वायर, ठीक है। अब ए माइनस सी, बी माइनस सी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 0 की इसमें होके सब 0 हो जाएगा, और 1 की 1 में होके मतलब पहले तो 0 आएगा, फिर 1 की 1 में होके 1 आएगा, ठीक है। और इनके बीच में क्या लगता है, माइनस लगता है, ठीक है। तो फाइनली हमें यहाँ से माइनस का 1 मिलेगा। अब वो जो माइनस है वो हम इस वाले ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे, जिससे इसके साइन बदल जाएं और ये a माइनस सी के बजाय क्या बन जाए, c माइनस है। तो इस माइनस को इस ब्रैकेट में भेज दिया तो c बन जाएगा प्लस का और a बन जाएगा माइनस का, b माइनस सी, a माइनस बी और a प्लस बी प्लस सी। इस तरह से हमारा ये जो सवाल है ये प्रूफ हो चुका है। पूरे सवाल को शुरू से एंड तक एक बार फिर से देखते हैं। तो ये हमारा सवाल था क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया था, C1 में से C3 माइनस किया था और C2 में से भी C3 ही माइनस किया था। इस तरह का ऑपरेशन लगाया था, उससे हमें 2 0 मिल गई थी और ये मिले थे a माइनस सी, बी माइनस सी, ए क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक है। अगले पेज पर हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब और b क्यूब माइनस सी क्यूब के फॉर्मूले अप्लाई किए थे। और यहाँ पे आपको जो सबसे बड़ी बात समझाई गई थी वो ये थी कि ये सही है लेकिन ये गलत है, क्योंकि C2 यहाँ पर अफेक्ट हो रही है, इसलिए किसी ऑपरेशन में C2 का इस्तेमाल नहीं हो सकता। उस रूल के हिसाब से कि अगर कोई रो अफेक्ट हो रही है किसी स्टेप में तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अगले पेज पर हमने इनके अंदर फॉर्मूले अप्लाई कर दिए, फिर हमने यहाँ से a माइनस सी कॉमन निकाला, यहाँ से b माइनस सी कॉमन निकाला, अब ये रह गया, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 बन सकती है, तो वो हमने अगले पेज पर किया, ठीक है। तो अगले पेज पर C1 में से C2 माइनस कर दिया, ये C1 है ये C2 है, C1 में से C2 गया तो यहाँ पे 0 बन गई है देखो, और इसमें से ये माइनस होके ये आएगा a माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उसके बाद पहले हमने a माइनस बी कॉमन निकाला, फिर अगले स्टेप में a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला, अंदर बची ये सब चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए हमने R1 के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 लिख दिया, एक्सपेंड करते ही ये चीज़ मिली हमें, यहाँ से -1 मिला, -1 को हमने इसके अंदर भेज दिया और ये बन गया C माइनस है, और यही हमें इस सवाल में प्रूव करना है। अब ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, तो ये भी उसी तरह का जैसे क्वेश्चन 8 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट थे। तो अगर आप चाहें तो इसको खुद से कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो फिर देख लीजिए। तो हम इसका LHS लेते हैं। अभी हमें वहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है कि x माइनस वाई चाहिए, y माइनस जेड चाहिए और z माइनस एक्स चाहिए और ये सब भी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह के ऑपरेशन लगा सकते हैं R1। जब हम x में से y को माइनस करेंगे ना, मतलब R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो हमें x माइनस वाई मिल जाएगा। तो R1 चेंज टू R1 माइनस R2, ठीक है। और R2 चेंज टू R2 माइनस R3। जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे एक गलती हो जाएगी हमसे कि ये वाली रो देखो, पहले तो ये समझ लो कि R1 में से R2 माइनस करा तो x माइनस वाई मिल गया, और R2 में से R3 माइनस किया तो y माइनस जेड मिल गया, ठीक है। लेकिन ये वाली रो R2 यहाँ पर अफेक्ट हो रही है ना, ऑपरेशन लग रहा है इसके अंदर, तो आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये वाले जो ऑपरेशन है ये गलत माने जाएंगे, ठीक है। तो सही ऑपरेशन क्या है, सही ऑपरेशन ये होगा R1 चेंज टू R1 माइनस R3 और R2 चेंज टू R2 माइनस R3। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी बिल्कुल भी इस तरह की। तो ये ऑपरेशन जब हम वहाँ पे लगाएंगे तो देखो होगा क्या,
R1 में से R3 माइनस किया जा रहा है, ठीक है। तो x माइनस जेड आ जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा और वाई जेड माइनस एक्स वाई आ जाएगा, वाई जेड माइनस एक्स वाई, ठीक है। फिर R2 को कैसे चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस R3 से, R2 माइनस R3, तो y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ठीक है। और R3 में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये ऐसे ही रहेगी जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम वो फार्मूले लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा, यहाँ से y कॉमन आ जाएगा और यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। तो ये हम अगले स्टेप में करने जा रहे हैं, ध्यान से जरा देखिएगा। x माइनस जेड, वाई माइनस जेड, जेड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी, ऐसे ही a प्लस बी और a माइनस बी, और ये ऐसे ही। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, y, ठीक है। y कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा, z माइनस एक्स, ठीक। यहाँ पे x माइनस जेड है, यहाँ भी x माइनस जेड है, वहाँ पे z माइनस एक्स है, तो हमें यहाँ से माइनस और कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में वो ले लेंगे। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x, ठीक है। x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा z माइनस वाई, लेकिन यहाँ पे देखो y माइनस जेड है, इधर भी y माइनस जेड है, और ये क्या है, z माइनस वाई, तो यहाँ से भी हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, जो हम अगले स्टेप में ले लेंगे, ठीक है। और एक्स वाई, वैसे हम इस स्टेप में भी माइनस कॉमन ले सकते थे, ठीक। तो यहाँ पे जो किया गया है उसको फिर से देखिए, R1 में से R3 माइनस किया और R2 में से भी R3 माइनस किया। इस तरह से पहली जो दो रो थी हमारी बदल गई, तीसरी रो को हमने नहीं बदला, ठीक है। उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, यहाँ पे इधर भी लगाया, यहाँ से कॉमन आया y और यहाँ से कॉमन आया x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो रो है इसमें से कॉमन निकालेंगे, देखो x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, यहाँ से x माइनस जेड कॉमन निकलेगा और उसकी जगह बच जाएगा माइनस का 1। मेरे ख्याल से आप ये चीज़ समझते होंगे क्योंकि 12वीं में पढ़ रहे हैं। ये z माइनस एक्स है, लेकिन अगर हम यहाँ से x माइनस जेड कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे माइनस का 1 रह जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगले वाली रो में से y माइनस जेड कॉमन आएगा, y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, यहाँ से जो y माइनस जेड कॉमन लिया जाएगा है तो वो z माइनस वाई, लेकिन माइनस कॉमन लेके उसका y माइनस जेड बना देंगे, उसको जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, माइनस का -1 रह जाएगा, वो x में इंटू होकर माइनस एक्स बन जाएगा। अगले पेज पर देखिए, तो मैंने उसको अगले पेज पर लिख दिया है, तब मैं कॉमन निकालने जा रहा हूँ। तो यहाँ से क्या कॉमन निकालना है, x माइनस जेड, और यहाँ से क्या कॉमन निकालना है, y माइनस जेड। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, x माइनस जेड कॉमन आ गया और y माइनस जेड भी कॉमन आ गया, ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया है। अब जब यहाँ से x माइनस जेड कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। x माइनस जेड कॉमन आ गया तो रह गया x प्लस जेड, और यहाँ पे बचेगा माइनस का y। पिछले पेज पर अभी डिस्कस किया था कि क्यों बचेगा माइनस का y, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल के इसको x माइनस जेड बनाएंगे और फिर ये बाहर आ जाएगा, ठीक। तो जो माइनस कॉमन निकाला वो y के साथ लगा रह जाएगा, समझ गए होंगे। y माइनस जेड कॉमन गया तो 1 बचा, यहाँ पर y प्लस जेड बचा, और यहाँ पर बचेगा माइनस का x, ठीक है। लास्ट वाले में हमने कुछ चेंज नहीं करा, वो ऐसे ही आ जाएगा x y, ठीक है। अब सोचते हैं कि अब इसमें और क्या किया जा सकता है, आप भी सोचिए मैं भी सोचता हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस रो में से इस वाली रो को माइनस कर सकते हैं, तो वहाँ पे 0 बन जाएगी, और जब इसमें से ये माइनस होगा तो z से z कट जाएगा, x माइनस वाई आएगा, और कुछ ऐसा ही इधर भी आएगा। तो यही ऑपरेशन ठीक लगता है, ऐसा कर लेते हैं, R1 चेंज टू R1 माइनस R2, ठीक है। तो x माइनस जेड, वाई माइनस जेड, और R1 में से R2 माइनस हुआ तो 1 में से 1 गया 0, इसमें से ये माइनस होगा तो z से z कट जाएगा, क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, ठीक है। माइनस वाई में से माइनस होगा माइनस का x, तो माइनस वाई प्लस एक्स आएगा, यानी कि x माइनस वाई आएगा कुल मिलाकर, ठीक। बाकी सब ऐसे ही रहा है, हमने केवल R1 को चेंज किया है, 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है।
अब हम क्या कर सकते हैं ना, यहाँ से x माइनस वाई कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं, ज़रा देखिए ध्यान से। x माइनस जेड वाई माइनस जेड और x माइनस वाई निकाल दिया हमने कॉमन, ठीक है। अंदर बचा 0 1, यहाँ भी 1 बचा, और बाकी ऐसे ही है 1 वाई प्लस जेड और माइनस का x और जेड स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है। ऊपर से हमने x माइनस वाई कॉमन निकाला, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1, ठीक है। तो इस वाले पेज पर जो हमने किया एक बार देख लेते हैं क्या क्या किया गया है। तो ऊपर से यहाँ से हमने कॉमन निकाला x माइनस जेड, यहाँ से कॉमन निकाला y माइनस जेड, अंदर ये सब बचा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो यहाँ पे 0 बन सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा टारगेट 0 बनाने का रहता है, जितनी ज़्यादा 0 बनेंगे उतना ईजी रहेगा। तो 0 तो बन गई यहाँ पर, फिर इसमें से ये माइनस हुआ तो z से z कट के x माइनस वाई बचा, इधर भी x माइनस वाई बचा, यहाँ पे देखा था कैसे बचा है। फिर ऊपर से x माइनस वाई निकाल लिया कॉमन, ठीक। अंदर क्या रह गया, अंदर बची ये सब चीज़ें। अब अगर हम 1 में से 1 को माइनस करते हैं यहाँ पे, तो भी यहाँ पे क्या आ सकती है, 0 आ सकती है, ठीक है। तो हम ऐसा ही कर लेते हैं, C2 को चेंज करते हैं C2 माइनस C3 से। तो अभी तक रो के ऑपरेशन चल रहे थे, अब हम यहाँ पे कॉलम का ऑपरेशन लगाने वाले हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डिटर्मिनेंट में आप चेंज कर सकते हैं, कि अगर आपने रो के ऑपरेशन चला रखे हैं और कहीं पे आपको लगता है कि कॉलम का ऑपरेशन लगा के कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में ये काम नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में रो है तो रो ही चलती रहेगी, कॉलम है तो कॉलम ही चलता रहेगा। चलिए अगले पेज पर देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि C2 में से C3 माइनस करके इस जगह पे 0 बनाने की कोशिश करेंगे। जितनी ज़्यादा 0 बनती है उतना ही हमारे लिए सवाल करना आसान रहता है। तो करते हैं x माइनस जेड वाई माइनस जेड और x माइनस वाई, ठीक है। C1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे उतार लो 0 1 और z। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो 1 में से बन गया 0, y प्लस जेड में से ये माइनस होगा तो y प्लस जेड प्लस एक्स आ जाएगा, जेड स्क्वायर में से माइनस होगा एक्स वाई, ठीक है। 1 माइनस एक्स और एक्स वाई ऐसे ही रहेगा। तो हमने जो ऑपरेशन लगाया वो ये है कि C2 चेंज टू C2 माइनस C3, ठीक है। इसके बाद एक्सपेंड कर देते हैं x माइनस जेड वाई माइनस जेड और x माइनस वाई, ठीक है। 2 0 बन गई, इस वाली रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। 2 0 जैसे बना एक्सपेंड कर जाओ, क्योंकि तीसरी 0 अगर तुमने बना दी तो ये पूरा 0 हो जाएगा और इसके 0 होते ही ये पूरा भी 0 हो जाएगा। किसी डिटर्मिनेंट की अगर पूरी रो 0 हो जाती है, पूरा कॉलम 0 हो जाता है, तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाती है, ये बात भी याद रखना। तो इससे ये पूरा 0 बन जाएगा, सवाल तुम्हारा खत्म हो जाएगा। इसलिए तीसरी 0 तुम बना ही नहीं सकते कितनी भी कोशिश करके। तभी बना सकते हो जब तुम्हें किसी सवाल में प्रूव करना हो कि वो पूरा 0 है, ठीक है। तो इसलिए बेहतर होगा जैसे ही 2 0 बने तुरंत ही उसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, ठीक। तो इसके अलोंग एक्सपेंड करने जा रहे हैं तो 1 लिखेंगे, 1 के अलोंग कॉलम और रो को एलिमिनेट कर देंगे, तो बचेगा क्या 1 वाई प्लस जेड प्लस एक्स जेड और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो किसके अलोंग एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। तो अगर 2 0 बन जाती है ना किसी रो में, तो उसके अलोंग आप आसानी से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो x माइनस जेड वाई माइनस जेड और x माइनस वाई ऐसे ही रहेगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की इसमें होगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जेड की उसमें होगी तो आएगा वाई जेड। अच्छा, क्योंकि इनके बीच में माइनस लगता है तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स जेड, ठीक है। अब जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। इन तीनों का माइनस कॉमन निकाल के हम इसके अंदर भेजेंगे x माइनस जेड के, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें z माइनस एक्स है। ये सही है x माइनस वाई, ये भी सही है y माइनस जेड, लेकिन ये हमारा z माइनस एक्स होना चाहिए। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के इसके अंदर भेज देते हैं।
तो ये बन जाएगा z माइनस एक्स, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई, ठीक है। और जब इनका माइनस कॉमन निकलेगा तीनों का, तो ये तीनों प्लस बन जाएंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस एक्स जेड या जेड एक्स लिख सकते हैं। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। पूरे सवाल को एक बार फिर से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा सवाल था, हमें x माइनस वाई चाहिए था, y माइनस जेड ये सब चाहिए था। इसको देखते हुए और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने R1 को चेंज किया R1 माइनस R3 से, और R2 को भी चेंज किया R2 माइनस R3 से। कुछ बच्चे ये वाली गड़बड़ कर देते हैं, उनका सवाल हो भी जाता है, प्रूव भी कर देते हैं, सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में उस सवाल को काट दिया जाता है क्योंकि उन्होंने रूल के हिसाब से गलत किया है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज़ें तभी समझ में आएगी जब आप पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से बारीकी से समझेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। मान लो तुमने ये छोड़ दिया होता और ये सवाल एग्जाम में आ जाता और तुम ऐसा ऑपरेशन कुछ लगा देते तो तुम्हारे 4 नंबर गए काम से, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। ये वाले ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास ये आया, फिर हमने क्या किया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई करी। फिर ऊपर वाले में से x माइनस जेड कॉमन निकाला, नीचे वाले में से y माइनस जेड कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के बाद ये सिचुएशन आई, फिर देखा कि यहाँ पे 0 बन सकती है, इसलिए R1 को चेंज करो R1 माइनस R2 से, तो कर दिया, 0 भी बन गई और ये वाले फ़ायदे भी मिले। इनको फिर हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब हमारे पास अंदर ये बचा, फिर देखा कि यहाँ भी एक 0 बना सकते हैं, तो C1 में से C2 माइनस करो, ठीक है। इस बीच में देखो अभी तक ऑपरेशन किसके लगा रहे थे, रो के, और अब किसके लगा रहे हैं, कॉलम के, ठीक है। तो मैंने बताया था कि रो के ऑपरेशन लगाते हुए अगर बीच में ज़रूरत महसूस हो रही है कॉलम के ऑपरेशन लगाने की तो बिल्कुल लगा सकते हो। कुछ बच्चों को मेरी बात पर शायद भरोसा ना हो, तो मैंने वीडियो के एंड में ना R.D. शर्मा का एक स्क्रीनशॉट भेज रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसमें R.D. शर्मा जो इतने बड़े मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने भी यही किया हुआ है कि पहले वो रो के ऑपरेशन चलाते हुए आ रहे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने बीच में कॉलम के भी ऑपरेशन लगाए हैं। तो जिन्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं वो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब आने के बाद हमने सोचा यहाँ पे और 0 बना लेते हैं, तो C2 में से C3 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो हमने वही किया, ये देखो इसमें से इसको माइनस किया 0 आ गई, इसमें से इसको माइनस किया ये आया, इसमें से इसको माइनस किया ये आया, ठीक है। उसके बाद अब 2 0 बनने के बाद और हम 0 बनाने की कोशिश कर भी नहीं सकते थे, ना बन सकती थी, इसलिए हमने इस वाली रो के लोग क्या कर दिया, एक्सपेंड करने के बाद इधर हमें ये सब मिला। फिर हमने इनका माइनस कॉमन निकाल के उसको दे दिया, ठीक है। तो वो x माइनस जेड के बजाय z माइनस एक्स बन गया, क्योंकि हमारे प्रूफ में हमें x माइनस जेड नहीं लाना, z माइनस एक्स लाना था, ठीक है। तो माइनस कॉमन निकाल के इसको दे दिया, इसके साइन चेंज हो गए और ये सारे क्या बन गए, प्लस के बन गए, और हमें यही प्रूव करना था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप में से जिन्होंने भी इसको ध्यान से देखा हुआ, एक एक चीज़ को समझा हुआ, उन्होंने सिर्फ एक सवाल नहीं समझा, उन्होंने न जाने कितने सवाल इस तरह के समझ लिए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अब इस तरह का कोई भी सवाल आएगा तो छोटी मोटी जो गलतियाँ आप कर सकते थे वो नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां सवाल करते हैं। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत ही आसान सवाल है, खुद भी कर सकते हो, चाहो तो वीडियो बंद करके अपने आप कर लो और बाद में चेक कर लेना। तो इस सवाल का LHS, तो LHS में ये है पूरा, इसी को देख लेते हैं। हमें लाना है 5x + 4, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर हम इन तीनों कॉलम को ऐड करते हैं तो 2x और 2x 4x और 1x 5x + 4 आ गया ना, 5x + 4। इसके अलावा अगर हम तीनों रो को भी ऐड करते हैं तो 2 और 2 4 और 1 5x आसानी से आ रहा है। तो चाहे ऐसे ऐड कर लो, चाहे ऐसे ऐड कर लो, किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चाहे तो रो को ऐड कर सकते हैं या फिर चाहे कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं कॉलम के हिसाब से कर लेता हूँ, C1 चेंज टू C1 + C2 + C3। अब हम पहली बार ऐसा ऑपरेशन लगा रहे हैं कि एक साथ 3 कॉलम को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे रूल हैं उनके हिसाब से तो आप एक रो को चेंज कर सकते हैं
एक रो में दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं, उसमें किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके। इस तरह के ऑपरेशन अब तक हमने लगाए, लेकिन अब हमने क्या किया, 3 कॉलम को एक साथ प्लस किया है। तो क्या ये रूल के अकॉर्डिंग सही रहेगा या नहीं रहेगा? ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या है कि अगर हम इसको एक साथ करने के बजाय अलग अलग स्टेप में भी कर सकते थे। हम ऐसा कर सकते थे कि पहले C1 और C2 को ऐड करते एक स्टेप में, फिर अगले स्टेप में लेके सी जो आता उसमें C3 को ऐड करते, तो होता यही काम। तो ये काम हम एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए भी मैंने RD शर्मा बुक का एक फ़ोटो लास्ट में दिया हुआ है, जिन्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं होता तो वो उसको देख सकते हैं। तो इस वाले ऑपरेशन को लगाया जा सकता है, ये पूरी तरह से वैलिड है, ठीक है। तो करते हैं, तीनों को प्लस करना है। तो इन तीनों को प्लस करके क्या आएगा, 5x + 4। इन तीनों को प्लस करके भी क्या आएगा, 5x + 4। दिखा देता हूँ, देखो 2x और 2x 4x और 1x 5x, ठीक है, 5x + 4। इनको भी प्लस करके क्या आएगा, 5x + 4, ठीक। अच्छा, बाकी सब ऐसे ही, 2x x + 4, 2x 2x और x + 4, ठीक। अब हम क्या करेंगे ना, इसको कॉमन निकाल लेंगे, 5x + 4 को कॉमन निकाल लेंगे। साइड में लिख देना कि टेकिंग कॉमन दिस 1 1 1, 2x x + 4 और 2x, ठीक है, 2x और x + 4, ये सब बचा अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 3 1 हमारे पास आ गए, हम कोशिश करते हैं यहाँ पे किसी तरह से 2 0 बना सकें, क्योंकि जैसे ही 2 0 बनेंगी हमारी, तो हम तीसरे के अलॉन्ग उसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो मैंने उसको अगले पेज पर लिख दिया। अब हम एक 0 यहाँ पे बनाएंगे, एक 0 यहाँ पे बनाएंगे। R1 में से R3 माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगी, और R2 में से भी R3 माइनस करेंगे तो यहाँ भी क्या बन जाएगी, 0। तो वही मैं करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। R1 चेंज टू R1 माइनस R3 और R2 चेंज टू R2 माइनस R3। तो इस ऑपरेशन का बड़ा ध्यान रखिएगा, ये ऐसे ही करना होता है, वैसे नहीं करना होता कि वो जो मैंने बता रखा था मैं कई बार, कि ये मत कर देना कि R1 चेंज टू R1 माइनस R2 और R2 चेंज टू R2 माइनस R3, ये मत कर देना, क्योंकि R2 जो है वो अफेक्ट हो रही है, उसको वहाँ पे यूज़ नहीं किया जा सकता, ये गलत है। चलिए खैर, तो इस रो में से ये वाली रो माइनस करेंगे तो 0 बनेगी, 2x में से ये माइनस होगा तो क्या बनेगा, 2x माइनस x माइनस 4। 2x में से x गया तो x बचा -4, x माइनस 4 बचेगा, ठीक है। रफ में ऐसे कर सकते हैं, 2x में से 2x गया तो 0 बची, 1 में से 1 गया तो 0 बची, x + 4 में से 2x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, तो 4, 2x में से 1x गया तो माइनस का x बचा, 4 माइनस x बचा, ठीक। और 2x में से ये जाके क्या बचेगा, यही बचेगा जो इधर बचा था, x माइनस 4, ठीक। और 1 2x और x + 4 ये सब रह गए, ठीक है। अब हमें साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ से x माइनस 4 कॉमन आ सकता है, और यहाँ से भी x माइनस 4 कॉमन आ सकता है। भले ही आपको 4 माइनस x दिख रहा है, लेकिन हम इसको x माइनस 4 बना सकते हैं, इसका माइनस कॉमन निकाल के। लेकिन क्योंकि अब 12th में पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा ही समझदार हैं आप लोग, तो ये काम डायरेक्ट भी किया जा सकता है। तो x माइनस 4 दो जगह से कॉमन आएगा, एक तो R1 से और एक R2 से, तो उसका बन जाएगा बाहर आके स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा 0 1 0 0, यहाँ पे x माइनस 4 कॉमन आया तो यहाँ पे बचेगा -1, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 2x और x + 4, ये सब चीज़ें हमारे पास रह गई। तो हमने क्या कॉमन लिया है, यहाँ पे लिख देते हैं कि टेकिंग कॉमन, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया कि क्या कॉमन लिया है। अब इसके बाद हमारे पास दो रास्ते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 0 बन गई हैं तो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं आसानी से, या फिर एक और 0 बना लो, इसको इस वाली रो को इसमें प्लस कर दो तो यहाँ पे एक 0 बन जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे क्या है कि ये वाली 0 बिगड़ जाएगी, क्योंकि 0 में से 1 प्लस होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो बेहतर होगा कि अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करने जा रहे हैं हम,
किसके लॉन्ग हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं, इसके C1 के। ठीक है, तो C1 का 1 लिख दिया यहाँ पे, और जो डिटर्मिनेंट बचेगा रो को और कॉलम को एलिमिनेट करके ये बचेगा 1 0 -1 +1। ठीक है, एक और चीज़ है, ये जो 1 है ना, इसके बाहर साइन क्या लगे उसको चेक कर लेते हैं। ये है तीसरी रो का पहला एलिमेंट 3 + 1, जो कि एक इवन नंबर है। इवन नंबर है तो यानी कि प्लस ही रहेगा इसके बाहर। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। 5x + 4 × x - 4 का होल स्क्वायर। 1 की 1 में इंटू करेंगे 1 आएगा, इसकी 0 में इंटू करेंगे तो 0 आएगी, और 1 की इसमें इंटू करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक तरह से हमारा आंसर आ चुका है 5x + 4 × x - 4 का होल स्क्वायर। और शायद यही हमें प्रूव करना था। एक बार पूरे सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, अभी दिखाता हूँ पूरा सवाल तुमको। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट था कि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके ये लाना था। तो हमने देखा कि चाहे ऐसे प्लस कर लो, चाहे ऐसे प्लस कर लो, रो के लॉन्ग प्लस करो, चाहे कॉलम के लॉन्ग प्लस करो, तीनों को, तो हमें ये चीज़ मिल रही थी। तो अभी मैंने तो कॉलम के लॉन्ग करा, तुम जब प्रैक्टिस करोगे तो तुम रो के लॉन्ग करना। तुम्हें मैंने एक नई चीज़ सिखाई कि 3 कॉलम को आपस में एक साथ प्लस किया जा सकता है। ये रूल हमारी किताब में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे समझ सकते हैं कि मान लो कि पहले इन 2 को प्लस करो, फिर अगले स्टेप में तीसरा उसमें जाके प्लस करो। तो एक तरह से हम यही ऑपरेशन लगा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक साथ 3 कॉलम को आप प्लस कर सकते हैं और 3 रो को भी एक साथ प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने इन तीनों को प्लस करा तो हमें ये मिला, फिर हमने इसको कॉमन निकाल दिया, आगे 1 1 1। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करके एक 0 बनाएं, और इसमें से इसको माइनस करके एक और 0 बनाएं। तो वो हमने अगले पेज पर किया है। ये देखो 2 0 बन गई हमारी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ऊपर से x - 4 कॉमन आ रहा है, अगले वाली में से भी x - 4 कॉमन आ रहा है, ले लिया। तो क्योंकि 2x - 4 कॉमन आए थे तो होल स्क्वायर बन गया, अंदर बची ये सब चीज़ें। ठीक, उसके बाद हमने कोशिश तो की थी कि एक और 0 बना ले, लेकिन उससे हमें फ़ायदे के बजाय और नुकसान ही हो रहा था। तो हमने उस कोशिश को बीच में ही छोड़ दिया और इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, किसके लॉन्ग, C1 के लॉन्ग, क्योंकि C1 के अंदर 2 0 थी। एक्सपेंड करके हमें यहाँ से क्या मिला, 1 मिला, 1 की इसमें इंटू कर दी, और जो हमें प्रूव करना था वो आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट फर्स्ट हो गया है। अब करते हैं पार्ट सेकंड। अब हमारे सामने हैं 3 क्वेश्चन एक साथ। ये है क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट, ये 11 का फर्स्ट और सेकंड है। इनमें से 2 तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ये दोनों तुम्हें ही करना है। ये लिख दिया डू योर सेल्फ। ठीक है, वैसे तो वीडियो के एंड में मैंने इनके सॉल्यूशन दे रखे हैं, उनको देख लेना अगर कुछ दिक्कत महसूस हो तो, और थोड़ा देख भी लो, थोड़ा हिंट ले लो, बड़े आसान हैं। देखो होंगे ये, अभी जैसे हमने 10वें का फर्स्ट पार्ट किया ना, बिल्कुल वैसे ही होंगे। अगर हम इन तीनों कॉलम को आपस में ऐड करते हैं तो कितने y बनेंगे, 3y + k। 3y + k हमें चाहिए। इधर भी देखो 1 2 3y + k, इधर भी देखो 1 2 3 3y + k। 3y + k यहाँ पे बन जाएगा, उसको बाहर निकाल लेंगे, 3 1 आएंगे, फिर 2 0 बना के फिर क्या कर देना, एक्सपेंड कर देना। तो जैसे 10वें का फर्स्ट पार्ट किया था ना, बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऐसे ही ये होगा। अगर इन तीनों को आपस में प्लस करते हैं, नहीं, इन तीनों प्लस करने से बात नहीं बनेगी। इस बार तो 4a आ जाएगा, 4a में से एक और a मिलके तो 5a बन जाएगा, जबकि हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, इधर से प्लस करते हैं। तो a - b - c में 2b + 2c ऐड होगा, तो 100% a + b + c आ जाएगा। जब ऐसे ऐड करोगे ना, r1 चेंज टू, इसमें ये वाला ऑपरेशन लगाना, r1 चेंज टू r1 + r2 + r3। ठीक है, तो ऐसा जब आप करेंगे और आप में थोड़ा भी दिमाग अगर होगा तो यहाँ पर a + b + c आएगा, इधर भी a + b + c आएगा, और इधर भी a + b, फिर उसे निकालना कॉमन, 3 1 आएंगे, फिर 2 0 बनाना, C1 में से C3 माइनस करना, C2 में से भी C3 माइनस करना, और वो वाली गड़बड़ मत करना जिसके बारे में हर बार बता रहा हूँ। ठीक है, 2 0 बनते ही फिर देख लेना, एक आधी 0 और बन रही है तो बना लेना, नहीं तो फिर एक्सपेंड कर देना, और उम्मीद है कि तुम्हारा ये आ जाएगा। कुछ दिक्कत हो तो लास्ट में सॉल्यूशन दिया है, उसको देख लेना। ठीक है, बस मैं तुम्हें 11th का सेकंड पार्ट करवा के इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और इसके बाद इस एक्सरसाइज में 3 सवाल रह जाएंगे, 12 13 और 14।
उन्हें मैं कितना इम्पोर्टेंट कहूँ कि बस कह नहीं सकता, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तीनों सवाल। तो ये आपको मिलेंगे इससे अगली जो लेक्चर होगा उसमें, ठीक है। फिलहाल अब ये सेकंड पार्ट जो है ना इसको समझ लीजिए। वैसे तो इसको भी कर सकते हो, वीडियो चाहे देखना बंद कर दो, तो मैं सेकंड पार्ट दिखा रहा हूँ अगले पेज पर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर हम R1 R2 और R3 को प्लस करते हैं तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई और 2z पहले से ही 2 और z आ जाएंगे, 4z आ जाएंगे, तो हमें ये मिलेगा x प्लस वाई प्लस 4z, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से प्लस करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब इस तरह से देख लेते हैं। तो जब हम ऐसे प्लस करेंगे तो एक x ये रहा, एक x ये रहा, तो 2x हो जाएगा, एक y ये रहा, एक y ये रहा, 2y हो जाएंगे, और 2z पहले से ही है। तो ये वाला जो प्लस है ना इस तरह से करने वाला, ये मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल नज़र आ रहा है, तो मैं ऐसे ही करने जा रहा हूँ। C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये लगा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सबूत के तौर पे मैंने लास्ट में वो दे रखा R.D. शर्मा जो है उनका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें ये तीनों जो प्लस किया जाएगा तो होगा क्या, x y 2z, ये सब प्लस होगा तो आएगा 2x 2y और 2z, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी प्लस होगा ना, तो देखो 2x है, 2z भी हो जाएंगे और 2y भी हो जाएंगे, तो 2x 2y और 2z ऐसे करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और लास्ट वाले में आंख बंद करके लिख देते हैं 2x 2y 2z। वैसे तुम देख लो कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो C1 को चेंज किया, बाकी सारे ऐसे ही लिखेंगे x y प्लस जेड प्लस 2x x y y z प्लस x प्लस 2y, ठीक है। अब इन सब का ना 2 बाहर निकालते हैं, 2 बाहर निकालते हैं, अंदर बचा x प्लस वाई प्लस जेड। और अगर तुम अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझो तो ऐसा कर लेना कि जब इनको प्लस करो तो पहले 2 बाहर निकाल लेना, उससे क्या होगा तुम्हारा एक स्टेप कम हो जाएगा बड़ा सा, ठीक है। और उससे टाइम भी बचेगा एग्ज़ाम में टाइम बचाना भी तो ज़रूरी होता है। ठीक, x y प्लस जेड प्लस 2x और x y y z x और 2y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पूरा सेम है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो बाहर निकल गया। अब अंदर देखते हैं क्या बचा है, थोड़ा सा ऊपर दे करता हूँ। अब यहाँ पे 3 1 बचेंगे, जो जो अब तक 2-3 सवालों में लगातार ऐसे ही हो रहा है, 3 1 यहाँ पे बच रहे हैं। x वाई प्लस जेड प्लस 2x और x y प्लस वाई और z प्लस x प्लस 2y, इस तरह से यहाँ पे अंदर बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 2 0 बनाएंगे और फिर इसको एक्सपेंड कर देंगे। चाहो तो इसके बाद का तुम खुद भी कर सकते हो। तो इस पेज पे जो किया है एक बार देख लीजिए, ये सवाल था। तो हमने C1 को चेंज किया, C1 में C2 और C3 ऐड कर दिए, ये सब आया, 2 कॉमन निकाला, फिर इस पूरे को बाहर निकाल दिया, ठीक है। साइड में लिख देना कि टेकिंग कॉमन दिस फ्रॉम। अब 3 1 आ गए हैं, 2 0 बनाने की कोशिश करते हैं, अगले पेज पर ले चलते हैं। तो मैंने उसको अगले पेज पर लिख दिया, 2 0 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इस वाली रो में से लास्ट वाली रो माइनस कर रहे हैं, तो 0 आ जाएगा, x में से x जाके 0 आ जाएगा, और y में से ये सब जाएगा तो क्या आएगा। तो इसे देखते हैं रफ में, y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस का 2y, क्योंकि जब ये माइनस होगा तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस जेड माइनस एक्स और माइनस 2y में से प्लस का गया तो माइनस का y बचेगा। तो माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ये सब बचा है, ठीक है। इसी तरह से R2 में से भी R3 को माइनस करेंगे, 1 में से बन गया 0, इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो y प्लस जेड तो आएंगे ही, और 2x में से एक x जाके क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक। इसमें से ये माइनस होगा तो क्या आएगा, यही आएगा शायद, क्योंकि सेम ही तो था। तो माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। और आखिरी वाले में कोई बदलाव हुआ नहीं है तो वो ऐसे ही रहेगा।
तो जो ऑपरेशन लगा है यहाँ पे लिखते हैं R1 चेंज टू R1 माइनस R3 और R2 चेंज टू R2 माइनस R3। बहुत ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर बार बार बता रहा हूँ। जो शुरू से वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें पता चल रहा होगा कि क्या किस बारे में बात कर रहा हूँ, और जो सीधे इसी सवाल में है उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा होगा। चलिए फिर अब एक्सपेंड कर देते हैं C1 के लो 2x प्लस वाई प्लस जेड। तो C1 का ये एलिमेंट है 1, इसके अलोंग कॉलम और रो को एलिमिनेट करके क्या बचेगा 0। अरे हम तो कॉमन भी तो निकाल सकते थे यहाँ से ये कॉमन आ रहा था क्या एक्स वाई जेड, और यहाँ से भी कॉमन आ रहा था, तो इसको कॉमन निकाला जा सकता था। चलो फिर ऐसा ही करते हैं, कॉमन निकालते हैं 0 0 1। पहले थोड़ा सही कर लेते हैं, इसको सही से लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड एक्स। इसको माइनस कॉमन निकाल के सही से लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस कॉमन निकाला x प्लस वाई प्लस जेड, और x प्लस जेड x प्लस 2y प्लस जेड 2y प्लस जेड, ये सब है हमारे पास। तो ऊपर वाली रो में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, इधर से भी कॉमन, तो यहाँ पे बन जाएगा क्यूब। ठीक है, 2x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब बन जाएगा, क्योंकि एक तो पहले से ही है, एक यहाँ से कॉमन आएगा एक यहाँ से कॉमन आएगा, तो अब अंदर बचेगा 0 0 माइनस 1 0 1 माइनस 1। ठीक है, 1x और x प्लस 2y और प्लस z, ये सब बचेगा अंदर। ठीक है, तो कॉमन निकालने के बाद ये काफ़ी आसान बन गया है, तो अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं, अगले पेज पर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, इसके अलोंग एक्सपेंड किया 1 लिख दिया। इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करके क्या मिलेगा 0 माइनस 1 और 1 और माइनस 1। ठीक है, ये सब मिलेगा। इसके बाद 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, अब इसकी 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 की इसमें करेंगे माइनस का 1 आएगा, और बीच वाला जो माइनस है उससे प्लस 1 बन जाएगा, और उसकी इसमें करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सवाल कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से पूरे सवाल को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन 11 का सेकंड पार्ट था। हमने इसमें समझ लिया था कि अगर हम इस तरह से प्लस करते हैं तो हमें फ़ायदा मिलेगा, एक जैसी चीज़ें मिलेंगी, मिल गई। फिर हमने इनमें से 2 कॉमन निकाल लिया, फिर ये पूरा कॉमन निकाल लिया। ठीक है, पूरा कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे 1 बचा, फिर वही कि 2 0 बनानी है, तो R1 में से R3 माइनस होगा और R2 में से भी R3 माइनस होगा। तो जब माइनस हुआ तो माइनस होने के बाद हमारे सामने ये आया 2 0, और इधर भी काफ़ी सारे बेनिफिट मिले। फिर हमने देखा कि इनका माइनस कॉमन निकालते हैं, इनका भी निकालते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड हमें मिलेगा। फिर हमने R1 में से कॉमन निकाला उसको, और R2 में से भी कॉमन निकाला, एक पहले से ही था, 2 और आ गए, तो कुल मिला के क्यूब बन गया। अब अंदर रह गई ये सारी चीज़ें। इसके बाद हमने इसको एक्सपेंड करना मतलब सही समझा। इसके अलोंग C1 के अलोंग हमने क्या कर दिया एक्सपेंड, अगले पेज पर ये। ठीक है, तो C1 के अलोंग एक्सपेंड किया 1 लिख दिया, इसके अलोंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करके ये सब बचा वो लिखा, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई होकर 0, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होकर माइनस 1, और बीच वाला जो माइनस होता है वो मिलके प्लस बन गया, 1 की इसमें इंटू करके ये। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब बाकी जो 3 सवाल बचे हैं इस एक्सरसाइज के फिर से बता देता हूँ। 12 13 और 14 ये हैं मोस्ट, कितना इम्पोर्टेंट कहा जाए कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, और इनको देखने के लिए और समझने के लिए अगली जो लेक्चर है उसका इंतज़ार करिए। एक दिन बाद आपको अगला लेक्चर मिल जाएगा। तब तक ये जो करवाया गया है इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा, हर सवाल को अपने तरीके से करके ज़रूर देखिएगा। बस इस बात का ध्यान रखना कि तरीके सही होने चाहिए। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए वो जो 6 प्रॉपर्टी बताई गई हैं उसके अलावा और कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, और जो मैं सवाल बताता हूँ उनको बड़े ध्यान से देखा करें, क्योंकि हर सवाल में कोई ना कोई ऐसी बात बताई जाती है
जो आगे सवालों में काम आती है। ठीक है, तो वीडियो को हमेशा ध्यान से देखा करें। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। और कुछ पूछना हो तो ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के एंड में हमेशा मिलता है। थैंक यू।